जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती जो पेपर हुआ था लाइन अटेंडेंस का 2025 में, उसका टेक्निकल क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। किस तरह से क्वेश्चन आए थे, कौन क्वेश्चन गलत थे और कौन से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, और जो हमने पढ़ाए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर 2025 का लाइन अटेंडेंट का किस तरह से पेपर आता है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर है लाइन अटेंडेंट का। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें टेक्निकल में क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। दोस्तों यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर रोज मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती के लिए रोज क्लास पढ़ा रहा हूं आपको लिए टेक्निकल निःशुल्क। दोस्तों अभी तक टोटल 30 क्लास हो चुकी। आप जाइएगा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन बिजली विभाग के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक को दे दिए। यदि आप पहली बार है तो उसको जरूर सारी वीडियो को देखिए। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो कोई कोर्स। ये निःशुल्क क्लासेस है दोस्तों। मैं हर गरीब से गरीब विद्यार्थी जो 49,000 वाली भर्तियां होने वाली है, उन सभी भर्तियों पर बच्चों का अधिकार, जो बच्चे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को यहाँ अधिकार मिले, इसलिए ये सारा कोर्स लेके आओ दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट हम टेक्निकल पे जाते हैं। तो टेक्निकल कर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा कार्बन है, मैं इसको हिंदी में कर देता हूं, कुछ बच्चों को समस्या होगी, यहां मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। ये कार्बन इस्पात में कार्बन अंश का सामान्यतः कितना होता है, यानी इन्होंने बोला कि कार्बन इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील। क्या होता है? स्टील। स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों बच्चों को क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो दोस्तों जो कार्बन की मात्रा, इन्होंने ये जो ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। जो याद रखेगा, स्टील में जो कार्बन मिलाया जाता है, स्टील में कार्बन पहले मिलाते क्यों? तो स्टील को मजबूत करने के लिए, कठोर करने के लिए, लचीलापन करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? कार्बन में स्टील मिलाते हैं, है ना। अब ठीक है सर, ये मिला दिया, कितना मिलाना चाहिए दोस्तों? 0.05% से 2.5%। कितना मिलाते हैं? 2.5% तक मिलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद ठीक है दोस्तों, अब ये ऑप्शन तो सर था नहीं, तो दोस्तों ये इसकी रेंज में आ रहा था 0.05%, यानी 0.15% इसके बीच में, 2.5% ये यानी आधा परसेंट। बाकी सब देखिए 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें फर्स्ट एक और बात बता रहा हूं, एक होता है माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील क्या होता है समझना है ना दोस्तों, बहुत काम में आएगा माइल्ड स्टील। जब हम स्टील में कार्बन को कम मात्रा में मिलाएं, यदि स्टील में हम कार्बन को कम मात्रा में मिलाते हैं उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। कितना मिलाते हैं दोस्तों? तो यहां पर हम 0.05% से 0.3% मिलाते हैं। याद रखना, इसका उपयोग माइल्ड स्टील का यूज हम इलेक्ट्रिकल में, जहां पर हम ट्रांसफार्मर की कोर तथा मोटर की जो स्लाटें उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है माइल्ड स्टील का। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी रोज टेक्निकल की क्लास 8 बजे चलती है। आप रात में 8 बजे आपको सारे अर्थिंग के अभी 4 चैप्टर हो गए, आपको कहीं पर भी ऐसी अर्थिंग पढ़ने को मिलेगी नहीं। एक 5 टाइप में मैंने 5 पार्ट में अर्थिंग को पढ़ाया है। तो अर्थिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? अगला क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए, अर्थिंग काम क्या करती है। तो अर्थिंग का काम होता है कि जो लीकेज करंट होता है उससे मानव और उपकरण को क्या देना? सुरक्षा कर देना। तो ये कहता है हमारा अर्थिंग। तो अर्थिंग हमेशा याद रखेगा दोस्तों, 125 वोल्ट के ऊपर ही हम क्या करते हैं? अर्थिंग। हम 125 वोल्ट के नीचे कभी भी अर्थिंग नहीं करते। भारतीय अधिनियम के अनुसार रूल नंबर 33 के अकॉर्डिंग हम अर्थिंग 125 वोल्ट के ऊपर करते हैं। अर्थिंग का काम होता है, हमको क्या करता है कि जो जमीन होती है उसको क्या करता है, ऐसा अर्थिंग, ये हमारी मोटर है, उस मोटर को 2 सप्लाई आ रही है, एक फेज और न्यूट्रल। यदि मान लो ये वायर का रबड़ ऊपर से कट गया, अब इसमें पूरी बॉडी में क्या चल गया? करंट। अब जैसे इसको हाथ लगाते तो हमको करंट लगता है। तो दोस्तों यहां पर हम लगा देते पूरा लीकेज अर्थ, एक वायर लगा देते जिसको बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो ये पूरा करंट का जमीन में उतार देगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जमीन में उतारने के लिए जमीन का प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए और वोल्टेज भी क्या होना चाहिए? 0। अब क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसको आपको क्लास में पढ़ाया था। तो अचालकीय धातु पार्ट, अचालकीय धातु पार्ट का मतलब यह होगा कि यहां पर डायरेक्ट करंट कनेक्टेड नहीं होगा। जो धातु, ऐसा धातु पार्ट जो नॉन कनेक्टेड है, उसको हम किससे जोड़ते हैं? जमीन से जोड़ते हैं। उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न से निम्न। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 से 0, कम से कम। इसलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे जितने भी अभी क्लासेस हो रही है, उसके बाद हम डेली क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम हर वीकली टेस्ट करवाते हैं, तो सारी चीज की आपको सुविधा मिलेगी दोस्तों। कुछ जो नॉर्मल चार्ज है 40 से 50 रुपए, यदि आपके पास नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग आप इतना पे कर सकते होंगे। अगला है, अगले हम अर्थिंग पे जाते हैं, रोड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो उपयोग में की जाती है उसको हम करते हैं पाइप अर्थिंग। तो ये क्वेश्चन है, रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड के लिए न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो अर्थिंग हम करते हैं, इलेक्ट्रोड, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, सर इलेक्ट्रोड क्या? दोस्तों अर्थिंग करते समय हम जिस धातु का उपयोग कर रहे हैं, जो मेन, जैसे प्लेट का यूज करें तो प्लेट इलेक्ट्रोड हो गया, पाइप का यूज करें तो पाइप इलेक्ट्रोड हो गया, रोड का उपयोग करें तो रोड इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो पाइप होता है, उस पाइप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है हमारी? वो होती है हमारी 2.5 मीटर से 4 मीटर तक। क्लियर है? 2.5 से 4 मीटर होती है। क्लियर है दोस्तों? इस पाइप अर्थिंग में मैं बता देता हूं, इस पाइप अर्थिंग में सीधा नहीं होता, ये पाइप थोड़ा सा कटा होता है। कितने डिग्री पे कटा होता है? याद रखना, 30 डिग्री पे कटा होता है। कोई कंफ्यूजन? इस पाइप में 12 mm के छेद बने हुए थे। कितने? नमी को, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, नमी मिले। क्लियर? रेजिस्टेंस कम करने के लिए। क्लियर इतनी बात? उसके बाद यह रोड दिया था। क्या सर रोड की लंबाई भी इतनी होती है? नहीं दोस्तों, रोड की लंबाई कुछ अलग होती है, 2.3 से 3 मीटर तक होती। इसी कारण उन्होंने इसको इसके अंदर रख लिया। पर एक्चुअली यहां पर या तो रोड देना था या पाइप देना, दोनों दे दिया उन्होंने कि रोड या पाइप का। तो यहां पर 2.3 से कितना, 3 मीटर तक रोड की लंबाई होती है। आपको 2 क्वेश्चन यहां पर समझ में आए होंगे दोस्तों। विद्युत प्रणाली में अर्थिंग और ग्राउंडिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसको मैंने क्वेश्चन को जब सोल्व करा है, इसका आंसर गलत था, कुछ बच्चे ने कमेंट करा था, वो मुझे फिर समझ में आया कि हाँ ये रियल में गलत है। मैंने जब उसको बताने लगा था तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो पढ़ लिया था कि प्रघात से बचाता है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि स्क्रीन से पढ़ते समय आपकी तरफ देखना पड़ता है, तो मुझे ये लगा, इस कारण मैंने इसको सही बताया, जबकि गलत था। फिर मैंने भी इसको गौर से देखा तो हाँ ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में, इस पर ऑब्जेक्शन होना था। विद्युत प्रणाली अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या आता है? अर्थिंग क्या होती है? मानव उपकरण को लीकेज करंट से या विद्युत झटके से बचाती। पर ग्राउंडिंग क्या करती है? हमारा जो उपकरण होता है उसको स्टेबल रखती है। स्टेबल का मतलब या तो वोल्टेज, अगर वोल्टेज बढ़ जाए या करंट बढ़ जाए, उसी को हम मेंटेन करके करती है भैया, उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। कोई कंफ्यूजन? ग्राउंडिंग में हमेशा जो न्यूट्रल वायर होता है उसको हम जमीन से जोड़ देते हैं। याद रखना, जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर के तो 3 फेज आते हैं, उस 3 फेज को जो पॉइंट बनता है वो न्यूट्रल बनता है, उस न्यूट्रल को ही हम क्या कर देते हैं? अर्थिंग। इसको ही बोलते हैं ग्राउंडिंग। यदि वोल्टेज या करंट अवर हो तो उससे बचाता है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। जैसा होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? विद्युत झटके से बचाता है। तो इसमें से पूछा कौन सा अंतर है? अर्थिंग का विद्युत उपकरण को सुरक्षा देना, नहीं, मानव को सुरक्षा देना, जबकि ग्राउंड का मानव को। ये तो गलत था। दोनों में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब एक दूसरे के विपरीत है। पर्यायवाची यानी दूसरे के, अर्थिंग एक ही शब्द है ना एक तरह से। अर्थिंग उच्च वोल्टेज प्रणाली के लिए, नहीं, गलत है ये भी। अर्थिंग विद्युत प्रघात के लिए, नहीं, झटके लगने के लिए, क्या? झटके से बचाने के लिए। यहां वर्ड मिस्टेक है ना, अर्थिंग बचाने के लिए, जबकि ग्राउंडिंग प्रणाली के को, यानी ग्राउंडिंग का काम होता है स्थायित्व को प्रदान करना। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत था दोस्तों। मैं इंग्लिश में देख लेता हूं इसको। हाँ ये भी वही लिखा है, इंग्लिश में भी यही लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। अगला, भू प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग किया जाता है। भू प्रतिरोध, भू का मतलब होता है जमीन, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, परीक्षण का मतलब होता है मापना। जमीन का प्रतिरोध मापने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? जमीन, इसको बोलते हैं फेस टेस्ट, सॉरी अर्थ टेस्टर। क्या बोलते हैं? अर्थ टेस्टर। याद रखा, जमीन का प्रतिरोध नापने के लिए हम किस टेस्टर का यूज करते हैं? अर्थ टेस्टर। ये काय में नापता है? मेगा ओम में। काय में नापता है दोस्तों? मेगा ओम में। आपको आंसर समझ में आना चाहिए। जमीन का प्रतिरोध काय में नापते हैं? अर्थ टेस्टर से नापते हैं, जो काय में होता है? मेगा ओम में। क्लियर है? तो अब इसमें प्रतिरोध, विद्युत परिवर्तन वोल्टेज को नापता नहीं, बिंदु, भूमि के किन्हीं 2 बिंदु के बीच प्रतिरोध नापना। हाँ सही बात है, प्रतिरोध नाप रहा। विद्युत तारों के बीच इंसुलेशन भी नहीं नापता। करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी नहीं नापता है। तो ये कौन बताएगा? हमारा सेकंड आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई हमारी डीसी मोटर है, उसमें यदि टर्मिनल वोल्टेज का अभाव या अनुपस्थिति के कारण मोटर चालू नहीं हो रही तो किसकी जांच करनी चाहिए? है ना, आपकी मोटर है ना, चल नहीं रही है, तो आपको पहले याद रखना है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज पे इसी अनुपस्थिति कारण नहीं चल, हमको नहीं पता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 4 केस होते हैं। आपको पहले टर्मिनल वोल्टेज चेक करना। एक मोटर, उस पर यदि क्या चेक करना, टर्मिनल वोल्टेज, ये प्लेट होती है ना उस पर, कि हमारे टर्मिनल पर सप्लाई आ रही कि नहीं। पहला आप क्या करोगे, हमारे टर्मिनल पे सप्लाई आ रही कि नहीं मोटर की, ठीक है।
दूसरा चेक करोगे कनेक्शन। क्या चेक करोगे? कनेक्शन। कनेक्शन किसके बीच? स्टार्टर, जो हमारा स्टार्टर होता है उस पे, स्टार्टर से हमारे टर्मिनल पे सप्लाई आ रही कि नहीं, इसको देखना। तीसरा किसको ज्ञात करोगे? तो तीसरा हम ज्ञात करते हैं स्टार्टर हमारा शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट तो नहीं हो गया, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, यानी करंट नहीं आ रहा इसी कारण। चौथा मोटर को हमको चेक करना, मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट या ओपन तो नहीं हो गई। तो ये चारों चीजें चेक करनी जब आपका टर्मिनल वोल्टेज नहीं बता रहा है। तो प्रतिरोध चेक करते नहीं सर, प्रतिरोध से कोई मतलब ही नहीं। मोटर की स्पीड, स्पीड से कोई मतलब नहीं हमको, करंट ही नहीं आ रहा। मोटर की साफ्ट, साफ्ट से भी कोई मतलब। नेम प्लेट के विरुद्ध आने वाली वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज आपको चेक करना। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे करते हैं। तो डीसी शंट मोटर जो होती है, ये डीसी शंट मोटर है। मैं इस पर डायग्राम बना देता हूं। यह डीसी सप्लाई दे रखे हैं प्लस और माइनस। शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग होती है हमेशा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार से होती है। तार पतले होते हैं, यहाँ पे तार कैसे होते हैं? पतले और ज्यादा घुमा देते हैं। और यहाँ लगा रहता है आर्मेचर, हाँ या ना। अब याद रखिएगा समांतर में, पैरेलल में, समांतर में हर उपकरण में वोल्टेज क्या होता है? समान। यदि यहां से 20 वोल्ट गया तो फील्ड वाइंडिंग में कितना मिलेगा? 20। और यहां पर भी कितना मिलेगा? 20 आर्मेचर में। तो समांतर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में वोल्टेज क्या मिलेगा? समान। क्लियर इतना? तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को काय में लगाते हैं? समांतर में। सर इससे समांतर लगाने से क्या होगा? तो दोस्तों इससे ये होगा, जो मोटर है, मोटर की स्पीड क्या होगी? स्थिर होगी। कितना भी लोड घटाए बढ़ाए, स्पीड हमेशा एक जैसी चलेगी। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखेगा यहां से एक क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर को उपयोग स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं, जिसकी गति हमेशा क्या होती है? स्थिर होती है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर स्थिर गति, यानी हमको एक स्पीड में मोटर चलानी है। जैसे कहां पर सर यूज करा था? कंप्रेसर हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, इन सभी में जो मोटर यूज की जाती है वो कौन सी करी जाती है? हमारे शंट मोटर। ठीक है, ग्राइंडर हो गया यहां पर। कोई कंफ्यूजन? अगला है दोस्तों हमारा उच्च बल आघूर्ण और उत्तम चाल के नियम के लिए, दोनों के लिए आवश्यकता उपयोग अनुसार कौन सी डीसी मोटर होती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करिए दोस्तों, कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूं। पहले हम, यानी आपके लिए टॉर्क भी उच्च हो और आपकी स्पीड भी अच्छी हो मोटर की, तो इस ऐसी मोटर होती है हमारी कंपाउंड मोटर, यानी डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या करती है दोस्तों? कंपाउंड मोटर ऐसी मोटर होती है जिसमें दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट भी। यानी ये सीरीज वाइंडिंग है और इसमें आर्मेचर लगा है, आपको दिख रहा होगा ना, और यहां लगती है शंट वाइंडिंग। ये RH RC सीरीज। एसी मोटर जिसमें सीरीज और समांतर वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। ये मोटर जब यूज करी जाती है जहां पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क, यानी बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, ताकत भी अच्छी लगाए और साथ में स्पीड भी अच्छी दे, ऐसी मोटर को हम बोलते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। क्लियर है सर? इसका यूज कहां होता है? लिफ्ट और क्रेन। जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट जो ऊपर ले जाती है, लिफ्ट में, और क्रेन जो सामान को ऊपर उठाती है, उन सभी में किसका? डीसी कंपाउंड मोटर का यूज होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चा है डीसी सीरीज मोटर, सीरीज मोटर करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का टार्क ज्यादा होता है। टार्क क्या होता है? बल आघूर्ण उच्च होता है, पर गति अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे लोड बढ़ाते गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, डीसी मोटर का भी उपयोग लिफ्ट और क्रेन में होता है। पर याद रखिएगा दोस्तों, यदि कंपाउंड मोटर है तो सबसे पहले आपको कंपाउंड मोटर लगाना है, क्योंकि इसका टॉर्क और गति बहुत अच्छी होती है। क्लियर है दोस्तों? वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। जब तक ये क्वेश्चन करिए दोस्तों, डीसी मोटर की चाल और स्पीड वाला। आप आपको समझ में आया कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मोटर की चाल और आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट से क्या होती है। तो डीसी मोटर की आरपीएम का सूत्र होता है N बराबर टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट अपॉन फ्लक्स। याद रखिएगा, डीसी मोटर की जो स्पीड के समानुपाती होता है आर्मेचर वोल्टेज, हाँ है ना, और विथ क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। कौन कौन होता है उल्टा? तो यहां पर होता है आर्मेचर करंट, रेजिस्टेंस और फ्लक्स, ये एक दूसरे के क्या होता है? उल्टे। उल्टे का मतलब यदि इनमें से तीनों में से कोई भी चीज बढ़े तो गति कम हो जाएगी, और ये पहला वाला जो बढ़ाओगे तो गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अब बताइए, मैं आपको सारी चीज, पहला इनने पूछा आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाओगे तो गति बढ़ेगी, तो ये क्या होगा? इसके समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। पर फील्ड करंट, फील्ड आर्मेचर फील्ड करंट, आर्मेचर करंट बढ़ाओगे
तो ये बढ़ाओगे तो गति क्या होगी, घटेगी। घटेगी मतलब उल्टी, वित क्रमानुपाती। क्या है, वित क्रमानुपाती। दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन है ना, एक डीसी मशीन है, उसमें वाइंडिंग करी हुई है। कौन सी वाइंडिंग है, हमारा फ्रंट पिच का क्या महत्व है। तो फ्रंट पिच वाइंडिंग क्या होती है पहले मैं बताता हूं। ये हमारी स्लॉट है, आपको दिख रहा है, ये स्लॉट लगी हुई है, बनी हुई है, हाँ या ना। इन स्लॉट में क्या होता है, मैंने वायर डाला, समझना, ये वायर को ऐसा घुमा के ऐसा डाला, हाँ या ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो वायर कोयल को हम डाला, तो ये आमने सामने का क्या कहलाता है, हमारा फ्रंट पिच, फ्रंट एफ पी, फ्रंट पिच, हाँ या ना। अब फ्रंट पिच क्या काम करती है, तो फ्रंट पिच जो कहलाती है वो कंडक्टर को वोल्टेज देने का काम, इसमें ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है, इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होता, वोल्टेज पैदा नहीं होता। इसका काम ये होता है कि कुंडली को अलग अलग बांटने का काम, कि भैया यहां से यहां तक ये कुंडली जाएगी, इसके बाद ये कुंडली जाएगी। और ये हार्मोनिक को काम करता है। हार्मोनिक क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूं हार्मोनिक। जैसे हम मान लीजिए आप एसी मोटर में है ना, एसी मोटर में कितनी आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज, हाँ या ना। अब क्या होता है, यदि आपकी पोल पिच सही नहीं है, यानी आपने कौन सी भी कोयल कहीं भी लपेट दी, इसका ये सिरा बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, आपने लपेट दिया, तो जो फ्रीक्वेंसी वो 3 गुना 5 गुना हो जाएगी। यानी मान लीजिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो 150 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 250 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी मोटर क्या हो जाएगी, कंपन करेगी, यानी वाइब्रेट करेगी और गर्म हो जाएगी, जिससे वाइंडिंग जल सकती है। और कंपन करेगी तो दक्षता अच्छे से देगी नहीं, है ना, अच्छे से काम नहीं करेगी। ये नुकसान होता है यदि फ्रंट पिच यदि सही से डिजाइन नहीं हो। तो इसी ये क्या काम करती है, हमारी कुंडली में इसको प्रॉपर वितरित करना, हार्मोनिक को कम करने के लिए यूज करते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। सभी को पता होगा, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये एन और एस, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को रखें, क्या रखें, किसी चालक को हम रखें, तो चालक पे क्या होने लग जाता है, क्या एक बल लगता है, ठीक है। वो बल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र पे एक बल लगता है, एक बल के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसी को बोलते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। डीसी जनरेटर की दिशा की, यानी किस दिशा में घूम रहा है, इसकी गति कैसे पता करते हैं, किसके नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। जनरेटर की गति फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से ज्ञात करते हैं। क्लियर है दोस्तों। डीसी मोटर में कोयल पिच क्या होती है, तो कोयल पिच क्या कहते हैं, फिर वो बताता हूं। देखो ये हमारी स्लॉट है मोटर की, इन स्लॉट में हमने क्या डाली, कोयल डाली, समझना है ना, ये कोयल डाली, ये फिर इसमें क्या कोयल डाली, हाँ या ना। अभी एक पे बना देता हूं मैं, थोड़ा सा एक पे बना दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये कोयल डाली, हाँ या ना। इस कोयल के अंदर, ये बाहर तो फ्रंट पिच कहलाता है, इधर और इधर, ये अंदर की इस कोयल की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कोयल पिच। क्या बोलते हैं, कोयल पिच। इस कोयल पिच को हम कोयल स्पेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोयल स्पेन भी कहते हैं, ठीक है। अब कोयल पिच काम क्या करती है, तो कोयल पिच क्या करती है, देखो दो आसान कुंडलियों के केंद्र के बीच में, दो कुंडलियों के बीच की दूरी, ये कोयल और कोयल के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए, ये कौन बताती है, हमारी कोयल पिच। क्लियर है दोस्तों। तो ये होता है कोयल पिच को हम कोयल स्पेन भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है स्लॉट या चालक, स्लॉट, इसका सूत्र होता है स्लॉट या चालक, स्लॉट या क्या लिख सकते हैं, चालक बटे पोल, बटे पोल, ये इसका सूत्र होता है। क्लियर है, मैं इसको रफ करके लिख देता हूं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, आपको इधर देख लीजिएगा। कोयल पिच का सूत्र होता है स्लॉट या हमारा स्टार्ट, ये चालक, पहले तो हम चालक ही मानते हैं, चालक और बटे क्या, पोल, ये इसका सूत्र होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है दोस्तों, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है हमारा, एक डीसी मोटर के पोलों की संख्या को दोगुनी कर दे, ठीक है। तो पोल पिच क्या होगा, तो पोल पिच का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है हमारा चालक की संख्या बटे पोल, हाँ या ना। अब इसने बताओ मेरे को क्या बोला, पोल को दुगुना कर दे, पोल को 2 गुना, यानी पोल को हम 1/2, यानी पोल को 2 गुना कर दिया, पोल 2 लिख दिया, हाँ या ना, बोल की जगह। तो बताओ पोल पिच कितना हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, अभी इसको पहले भी 1 माना था, अब यहाँ पे पहले पोल को अब कितना मान लिया, 2, यानी पहले चालक को 1 माना तो पोल को भी 1 माना चाहिए। फिर इसने बोला कि आप पोल को 2 कर दो, तो चालक 1, तो कितना बताएगा, आधा,
कितना हो जाएगा हमारा पोल पिच, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ या ना, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी मोटर क्या आर्मेचर 72 चालक है, 36 कुंडली, 36 खांचे और 4 पोल है, तो पोल पिच, ध्रुव पिच, ध्रुव पिच वही पोल पिच, ध्रुव पिच को क्या बोलते हैं अपन, पोल पिच। ध्रुव पिच क्या होता है, चालक बटे चालक की संख्या बटे किसकी संख्या, हमारे पोल। अब चालक कितने यहां पर, चालक है हमारे आर्मेचर चालक कितने 72 और पोल कितने 36। जब इसको काटोगे 4 कम 4, 4 8 32, यानी कितने 18 बार कटेगा, तो पोल पिच कितना आएगा 18। चालक में पद कितने होंगे 18। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला होता है हमारा क्वेश्चन है, एक न्यूट्रल पॉइंट है जिसमें हम स्टार कनेक्शन कर रहे हैं संतुलित भार पर। इसमें 1 वाट मीटर विधि का उपयोग कुल शक्ति की गणना करने के लिए बताइए। एक हम 3 प्रकार के वाट मीटर यूज करते हैं। पहले वाट मीटर होता क्या, वाट मीटर हमारा पावर शक्ति ज्ञात करने के लिए हम जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वाट मीटर। वाट मीटर 3 प्रकार के होते हैं, 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर, जो विधि का यूज करते हैं। क्लियर है। 1 वाट विधि किसके लिए यूज होती है, तो याद रखना 1 वाट विधि संतुलित भार यानी बैलेंस लोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लोड कम ऊपर नीचे हो रहा, आप वजन बढ़ा रहे हो, संतुलित भार के लिए ये स्टार और डेल्टा, याद रखना ये 3 फेज के लिए स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन में उपयोग कर सकते हैं हम 3 फेज। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा तो इसका सूत्र मैं बताता हूं। स्टार का हमारा यानी पावर बराबर हो जाएगा हमारा VL/IL। पावर का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट और cos थीटा, उसमें कितना कोण बन रहा है, ठीक है, उनके बीच। अब यदि 3 फेज है तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। क्लियर इतना, कोई कंफ्यूजन, तो हम कितने का गुणा कर देते हो वाट मीटर की रीडिंग में, 3 का। 1 वाट मीटर लगाओ तो। क्लियर इतनी बात। विद्युत शक्ति को किससे नापते, तो विद्युत शक्ति को हम किससे नापते हैं, वाट मीटर से नापते हैं। कोई कंफ्यूजन, वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, एक को बोलते हैं करंट कॉइल और एक को बोलते हैं प्रेशर कॉइल। क्लियर है दोस्तों, जिसके कारण इसका सूत्र होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी करंट और वोल्टेज दोनों को नापता है। क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन। ओम मीटर किसको नापता है, रेजिस्टेंस को। वोल्ट मीटर किसको नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को। और अमीटर किसको मापता है, करंट को। एक ऊर्जा मापी यानी एक एनर्जी मीटर है, जो कौन सा कथनों पर विचार किया जाए। तो एनर्जी मीटर क्या क्या करता है, तो एनर्जी मीटर दोस्तों इस टाइप से एनर्जी मीटर बना रहता है, ठीक है। यहां ब्रेकिंग मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है, और ये पूरा आपका इस तरह से ये लेता है ना, और यहां पर यानी इस तरह से वो लगी रहती है, ठीक है, जो पूरा, ठीक है। यहां को बोलते हैं प्रेशर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर कॉइल। ये एसी सप्लाई से जुड़ा होता है प्रेशर कॉइल। और यहां पे कौन सी कॉइल होती है, करंट कॉइल, है ना, प्रेशर यानी करंट कॉइल, ठीक है। अब और यहां लगा रहता लोड। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो हमारा मीटर होता है ऊर्जा मीटर, जो उसमें क्या होता है, विभव कुंडली लोड से संयोजित होती है। सही बात है, ठीक है। देख अर्थ में कौन सा सही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन दिए, ठीक है। ये तो हमारा लोड किससे कनेक्ट होता है, प्रेशर यानी वोल्टेज कुंडली से, विभव कुंडली से। धारा में महीन तार कई फेरों से कुंडलित किए जाते हैं, नहीं। करंट कॉइल में याद रखेगा हमेशा दोस्तों मोटे वायर होते हैं, पतले तार नहीं होते, ये गलत है। विभव कुंडली में अत्यधिक वोल्टेज के कारण विसरण उत्पन्न होता है। विसरण का मतलब होता है क्रिपिंग। क्रिपिंग क्या होती है, देखो मैं बताता हूं। क्रिपिंग क्या होती है, जो हमारा डिस्क होती है, उस डिस्क पे क्या होता है, जो डिस्क होती है उस डिस्क को ऐसी चक्ति लगी रहती है जो घुमाती है। यहां पर 2 छेद करते हैं। अब क्या होती है, वो डिस्क क्या होती है, जब लोड होता है, जब क्या होती है, घूमती है, जिससे हमारी रीडिंग बनती है। अब क्या होता है, यदि आपका घर की सप्लाई बंद है, सप्लाई पूरी बंद है, फिर भी क्या हो रहा है, मीटर रीडिंग बता रहा, तो इस दोष को बोलते हैं क्रिपलिंग दोष। क्रिपलिंग या विसर्पण दोष होते हैं, ठीक है। तो ये कुंडली में अत्यधिक वोल्टेज के कारण उत्पन्न होता है, ज्यादा वोल्टेज आ जाए, इस कारण क्या होता है बता रहा है। क्लियर है। उसके बाद आपका एक ब्रेक मैग्नेट लगा रहता है जो विरोधी बल का काम करता है। एक यहां पर मैग्नेट लगा रहता है ना, जो क्या काम करता है, रोकने का काम करता है। क्लियर दोस्तों, क्लियर इतनी बात। तो 1 2 4 ये हमारे इसके आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मापन उपकरण को
अंशांकन क्यों महत्वपूर्ण होता है, यानी इसका मतलब होता है, अंशांकन का मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहां पर होगा, हाँ, कैलिब्रेशन। जो हमारा मीटर नापता है उसमें कैलिब्रेशन क्या होता है, अंशांकन क्या होता है। जो भी मीटर होते हैं ना उनमें कैलिब्रेशन बहुत जरूरी। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आपका मीटर सटीक मान बताना चाहिए। सटीक का मतलब ऐसा नहीं कि वाइब्रेट हो, बार बार मान बदले। जैसे मान लीजिए आपने देखा हो गाड़ी को आप जब स्पीड, जो ऑडोमीटर होता है, हम गाड़ी का जब रेस खींचते हैं तो वो मीटर बार बार क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो हमको क्लियर स्पीड पता नहीं चलती। तो दोस्तों वैसे ही क्या होता है, आपने यदि कोई अमीटर लगा रखा है, यदि मान लीजिए वो बार बार आपकी घूम रही है, वो जो क्या हो रही है, जो आपकी जो सुई है वो बार बार घूम रही है, तो उससे आपको पता चल नहीं चल पाएगा कितना करंट आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हैं, कैलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो जिसके कारण वो सही से हमारा क्या दे पाए, मान दे पाए। क्लियर है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वेरिएबल फिक्स रेजिस्टेंस है। फिक्स का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदले। तो दोस्तों मैंने बता दिया था ऐसा रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो होते हैं उनका मान कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा है एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका स्थिर होता है। फिक्स का मतलब ही लिखा है इंग्लिश में स्थिर। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था याद आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर में धारा में ईएमएफ अग्रमानी होता है, यानी कितने आगे होता है। अब दोस्तों मैं समझा रहा हूं आपको, तीन प्रकार के लोड होते हैं। एक तो रजिस्टिव लोड होता है, समझना, रजिस्टिव लोड किसको कहते हैं, ऐसा लोड जहां पर करंट और वोल्टेज एक साथ चलते, उनके बीच कोई अंतर नहीं होता, एक साथ आगे पीछे, यानी कितने डिग्री का अंतर हो, 0 डिग्री का, समझना दोस्तों यहां पर, उसको बोलते हैं रजिस्टिव लोड। दूसरा होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है प्रेरणीय लोड, एल। इंडक्टिव का लोड को मतलब बोलते हैं, एक से एल से दर्शा दे अपन, इसको बोलते हैं प्रेरणीय, प्रेरणिक लोड या प्रेरणीय लोड, इंडक्टिव लोड। इसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, यानी वोल्टेज आगे निकल जाता है। वोल्टेज बोलता है मैं आगे निकल गया, करंट क्या हो गया, यहां पे था, यहां से स्टार्ट हो, वोल्टेज तो आगे निकल गया, करंट ये रह गया। तो याद रखना, इंडक्टिव लोड में करंट क्या हो जाता है, 90 डिग्री पीछे हो जाता है करंट। अगला कैपेसिटिव लोड, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, आगे निकल जाता है वोल्टेज से, कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन आगे निकल जाता है, करंट, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे इंडक्टिव होते कौन कौन से, इंडक्टिव लोड, जैसा हमारा पंखा है ना, पंखा जो पंखे में जिसमें वाइंडिंग की होती है, फैन है हमारा, मोटर है, ये सब इंडक्टिव। इसलिए उसमें क्या लगाते हैं हम, कैपेसिटर। कैपेसिटर इसीलिए लगाते हैं कि जो हमारा करंट पीछे रह जाता है उसको आगे ले जाने के लिए। क्लियर है, तो ये कितने डिग्री आगे हो जाता है, यहाँ पर करंट कितने डिग्री आगे हो जाता है, 90 डिग्री। क्लियर, किससे हो जाता है, वोल्टेज से। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों चीज मैंने क्लियर कर दी है। किसी पदार्थ का पराविद्युतांक मान घटता है तो उसकी धारिता क्या, पराविद्युतांक क्या होती है, उसकी कुचालकता। यानी हम ऐसा कुचालक यूज करा, जैसे हम जो कैपेसिटर बनाते हैं तो दो चालक प्लेट के बीच में कुचालक भरते हैं, या तो अभ्रक भरते हैं या माइका, हवा, सिरेमिक, पेपर, ये सारी चीज भरते हैं। तो यदि मैंने ऐसा कुचालक भरा जिसका मान क्या, पराविद्युतांक, यानी उसकी कुचालकता घट गई, वो यानी कुचालकता उसके आर पार हो रही करंट, ठीक है, तो रबड़ भी लगा है, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा दोस्तों, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम। इसका सूत्र होता है कैपेसिटेंस बराबर यानी पराविद्युतांक क्षेत्रफल बटे दूरी। क्लियर है दोस्तों, तो जितना आप, ठीक है, पराविद्युतांक कम करोगे उतनी उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम। ऐसा कौन सा अरेखीय प्रतिरोध, अरेखीय का मतलब होता है वेरिएबल, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बढ़ाने पे यानी मान घटाने या बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में मान बदले, ठीक है, तो होता है हमारा, इनमें से कार्बन प्रतिरोध फिक्स है, वायर बाउंड फिक्स है, धातु मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, फिक्स होता है। अगला हमारा होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर इस टाइप से बना होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है। इसका काम होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका उपयोग वहां पर जहां पर हीट सेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। कृत्रिम चुंबक बनाने की कौन सी सामग्री यूज करते हैं, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। मैग्नेट बनाने के हम निकिल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, निकिल या कोबाल्ट। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेरणी प्रतिघात क्या होता है। प्रेरणी प्रतिघात अभी मैंने बताया था, प्रेरणी प्रतिघात क्या होता है मैं बताता हूं। एसी सर्किट में, कौन से सर्किट में, एसी सर्किट में करंट में होने वाले परिवर्तन का, करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे, क्या करे, विरोध, कि करंट बार बार कैसे परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेरणी प्रतिघात। इसको काय से दर्शाते हैं, एक सेल से। इसका सूत्र क्या होता है, 2πfl। दोस्तों याद रखना, क्लियर है, इसको हम इसका काय में नापते हैं, ओम में। क्लियर है इतनी बात,
तो दोस्तों प्रेरणी प्रतिघात क्या होता है, एसी करंट में होने वाले धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर है, विपरीत होता है। क्लियर। इसको एक और चीज, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये कितना वोल्टेज कितनी डिग्री हो जाता है, 90 करंट 90 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है इंडक्टिव लोड में। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। एक प्रेरणी प्रतिघात, वोल्टेज और करंट के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है। अभी मैंने बताया प्रेरणी प्रतिघात में वोल्टेज और करंट, तो प्रेरणी प्रतिघात को हम एक्सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो करंट होता है, इंडक्टिव लोड, जहां पर हमारे मोटर जनरेटर जो होते हैं उनमें जिनमें वाइंडिंग करी हो, उन सभी में कौन सा क्या होता है, प्रेरणी प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो 90 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। किससे, वोल्टेज से। कितने डिग्री पीछे हो जाता है, 90 डिग्री। किससे, वोल्टेज से। कोई कंफ्यूजन। तो जिस कारण धारा वोल्टेज से कितने डिग्री हो जाता है, पीछे डिग्री, 90 डिग्री। ये सब किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है हमारे करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध होता है, इस कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्टिव, एक प्रेरणी प्रतिघात 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रेरणी प्रतिघात 377 ओम है, तो इसका प्रेरक तत्व कितना होगा। तो दोस्तों आपको इसको क्वेश्चन को मैं सूत्र बताता, आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर। प्रेरणी प्रतिघात का सूत्र होता है एक्सएल 2πfl, हाँ या ना। इसने बोला प्रेरणी प्रतिघात कितना है, 3.3777 है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 पाई का मान होता है 22/7, आवृत्ति ने दी है 60 हर्ट्ज, एल निकालना आपको। अब कुछ नहीं करना, इसको कट करना है और इसका आंसर आपको लेके आना। बताइए दोस्तों, इसको कट करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी आंसर नहीं आएगा, ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है इन्होंने। क्लियर है। अगला है, ऐसा कौन सा रिले है जिसमें कार्य करने के लिए द्विधात्विक तत्व लगाते हैं। पहले तो द्विधात्विक, द्वि का मतलब होता है दो, धात्विक का मतलब होता है धातु। एक ऐसी पत्ती होती है जो धातु से मिली होती है, उसको बोलते हैं द्विधात्विक पत्ती या बायोमेटलिक रॉड। ये काय की बनी होती है, तो याद रखने का दोस्तों, स्टील, स्टील तो रहता है, या तो उसके साथ तांबा मिलेगा या मिलेगा आपको एल्यूमिनियम, पीतल, सॉरी पीतल। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये दो धातु से मिलके, एक स्टील तो रहता है, या तो तांबा मिला देते हैं या पीतल, इसी को बोलते हैं बायोमेटलिक स्ट्रिप। ठीक है, बायोमेटलिक स्ट्रिप क्या करती है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उसमें क्या हो जाती है, दूर, यानी इसमें ये बायोमेट्रिक ऐसे होता है जहां हम ओवरलोड, यानी हम कह सकते हैं जहां पर तापमान बढ़े तो ये क्या करती है, ये स्ट्रिप क्या होती है, फैलने लग जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, फैलने लग जाती है तापमान बढ़ने पर। तो इसलिए ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप हम एमसीबी इनमें यूज करते हैं। तो रिले में, ये कौन से रिले में यूज होती है, थर्मल रिले में। तापमान बढ़ने पर ये क्या होती है, फैलने लगती है। क्लियर है दोस्तों। ये समांतर में जोड़े 3 इंडक्टर है, इन इंडक्टर का कुल प्रेरक तत्व क्या होगा। तो इंडक्टर तो काय में लगे हमारे, समांतर में। तो समांतर का सूत्र क्या होता है, एक इंडक्टर को हम कुंडली बोलते हैं, हाँ या ना। इसका सूत्र होता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इतनी बात समझना है। 1/L का मान कितना है, 3, 6, 2 का मान और 1 का मान 9, 2, 3, 6, 9। इनका एल्शियम लोगे तो यहां पर आएगा 18। 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार आते हैं, 6 बार। 6 के टेबल में कितनी बार आते हैं, 3 बार। और 9 के टेबल में 2 बार। इसको जब जोड़ोगे 6, 3, 9, 9, 2, 11, तो 1/L कितना हो गया हमारा, 11/18। जब उल्टा करोगे तो L का मान आ जाएगा 18/11। जब इसको कट करोगे 11 कम 11, 1 पॉइंट का आंसर आएगा। अब दोस्तों यहाँ 1 पॉइंट आंसर आएगा, पहले इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, 1.63। क्लियर है। ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको दोस्तों। 2 रेजिस्टेंस दिए जो काय में लगे हैं, पैरेलल में। जब आमने सामने लगे रहते उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं समांतर या पैरेलल। ये आमने सामने लगे, तो इसको पहले करते हैं हम, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3, इसको मानते हैं R4। तो पहले इन दोनों को करते दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, देखो एक को सोल्व करना था, ऑटोमेटिक सभी का मान 10-10 है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, R3 और R4 काय में समांतर में लगे, आमने सामने को बोलते हैं समांतर। ये समांतर का सूत्र होता है 1/10, 1/10। यदि 10 का 10 में एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 10। 10 के पहाड़े में 1 बार आता है, और 10 के पहाड़े में ये भी कितनी बार आता है, 1 बार आता है, 1/8। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/10। इसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 10/2, तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। अब दोस्तों ये पूरा कितना क्या बन गया, मैं आपको, ये जो पूरा है ये आपका दोनों खत्म होके यहाँ पर बन गया एक ही वायर, हाँ या ना। कितना हो गया, 5। ये 5 आया, मैं इसको हर ऑफ कर रहा हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा आशा करता हूँ।
ये आपका बन गया 5। कितना बन गया? 5। हाँ या ना? यानी ये ऐसा डायग्राम बन गया आपका, ये 5। अब ये बना आपका, ये बचा है 10 और ये भी बचा है 10 और ये क्या आएगा? 5। अब दोस्तों अभी अपन ने, ये भी समानता है, अभी अपन ने 10 बाई 10 को सोल्व करा तो इसका आंसर भी कितना है? 5। अब ये यहां पर भी अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5। आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। ये 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। सीरीज में जोड़ोगे तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका रेजिस्टेंस का सूत्र कितना? आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है दोस्तों? अगला है हमारा, मैंने ये क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है, क्लास ए इंसुलेशन। वाइंडिंग इंसुलेशन में कौन सी सामग्री यूज होती है? तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। कौन सा होता है? ये है BF है चैंपियन। ये होता है 90 डिग्री, जिसमें हम रखते हैं सूत, रेशम, कागज। और ये ए होता है 105 डिग्री, जिसमें हम सूत, रेशम और लेदर का कपड़ा रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा ई होता है, ठीक है, ई होता है। उसके बाद कितना होता है? 120 डिग्री। बी होता है 130 डिग्री। एफ होता है हमारा 155 डिग्री। एच होता है 180 डिग्री और सी होता है 200 से 250 डिग्री। क्लियर है? तो लेदर का पेपर काय में होता है? हमारा ए वाले में। हाँ या ना? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ट्रांसफार्मर में अक्रिस्टलीय कोर यानी एम्ब्रोफोस कोर्स की प्राथमिक विशेषता होती है। तो ये क्या करती है? ये कोर क्या होती है? ये कोर क्या करती है हमारी? इन कोर का उपयोग हम ट्रांसफार्मर में इसलिए करते हैं, जो हमारा हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानि होती है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसका क्या करता है? जो क्रिस्टलीय होती है, ठीक है, जो CRGO, ठीक, कोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जो हमारी कोर बनती है उससे भी बेस्ट ये होती है हमारी आर्मोप्रोस कोर। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार की वायरिंग हम यूज करते हैं? तो हम उद्योगिक में किसी वायरिंग करते हैं, भीतरी वायरिंग, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? कंसिल्ट। कंसिल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, कंसिल्ट कंड्यूड, जो कंड्यूड पाइप होता है, जो हमारा PVC पाइप होता है, हम छत के अंदर जो डालते हैं, छत के अंदर छुपी हुई जो वायरिंग को कंसिल्ट बोलते हैं, पाइप डालते हैं। वो पाइप का साइज होता है 16 mm से 65 mm तक। याद रखिएगा, कंड्यूड पाइप की मोटाई mm कितना होता है? 16 mm से 65 mm तक होता है। कोई दिक्कत? AC मोटर में कॉलर का उपयोग सामान्यतः किस भाग के लिए किया जाता है? कॉलर का मतलब होता है यहाँ पर एक गद्दी लगाई जाती है, गादी टाइप, यानी चोमल होती है ना, जैसे एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को इस तरह से लपेट कर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? फील्ड पोल पे, कि फील्ड पोल खसके नहीं, इधर उधर नहीं हो। ठीक है, तो गादी बना कर लगाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? फील्ड पोल के लिए। नमी और धूल वाले पर्यावरण औद्योगिक वायरिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम उनसे नमी और भीतरी पर्यावरण से बचाने के लिए हम कंसिल्ट भीतरी वायरिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग 3 फेज मोटर में क्यों करते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हम ट्रांसफार्मर में भी उपयोग करते हैं। कॉन्सेंट्रिक वायरिंग होते कैसी है? देखिए, ये मैंने ध्यान समझना है ना, ये बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये देखो, ये कोयल लपेट रहा हूं मैं, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। एक कोयल एक के ऊपर एक रखाती है, इनका जो केंद्र होता है वो सभी का सेम होता है। हाँ या ना? दोस्तों इसमें क्या होता है? जो पोल होते हैं, ठीक है, उन पोलों के बीच क्या होती है? दूरी होती है, यानी सेम नहीं होते। जो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है? जो कुंडलियां होती है, उन कुंडलियों में क्या होती है? दूरी होती है, यानी उनके फेज जो होते हैं, जो हम कह सकते पीच होती है, पीच समान नहीं होती, पीच क्या होती है? अलग अलग होती है। ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्यों करते हैं? इसमें इसलिए करी जाती है कि ये बहुत, एक तो टफ होती है और दूसरा यहाँ पर कूलिंग के लिए स्थान बहुत ज्यादा होता है। मशीनों को ठंडा करने के लिए कॉन्सेंट्रिक ट्रांसफार्मर, इसमें ये वाइंडिंग की जाती है। तो इसमें पोल पीच समान नहीं होता, इसमें प्रत्येक फेज में कुंडलियों की संख्या भिन्न होती है। गलत है। हाँ, इसमें पोल क्या होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। पोल अलग नहीं होते, यानी जो पीच होती है, कुंडलियों की पीच समान नहीं होती, ये भी गलत है। हाँ, स्टेप फॉर्म, हाँ स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये एक स्टेप हुई, दूसरी हुई, हर स्टेप में चलती है, तो ये स्टेप फॉर्म में चलती है। क्लियर है दोस्तों? इसलिए हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। ELCB, ठीक है, ELCB जो धारा चालकों के सदिश योग के शून्य से भिन्न होता है, क्या कहते हैं? ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट, अर्थ का मतलब होता है जमीन में जो करंट लीकेज हो रहा है उससे जो प्रोटेक्शन करता है वो क्या होता है? हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसमें क्या होता है?
धारा के सदिश योग शून्य से भिन्न हो जाए, यानी भाई आने वाला करंट, जैसे मान लीजिए फेज जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा, ये जहां से करंट जा रहा है वहां पर वापस लौट के आना चाहिए। यदि जीरो, यानी ऐसा नहीं हुआ, इसको लगा कि ऐसा नहीं हो रहा, कुछ करंट यहां से 10 एम्पियर जा रहा पर यहाँ पे लौट के कितना आ रहा है, 9 एम्पियर आ रहा, तो जब ये क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। क्लियर है दोस्तों? तो हमेशा सदिश योग शून्य से भिन्न होता है, तो ईएलसी भी क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। हाँ, एसी मोटर में आर्मेचर क्रिया प्रतिक्रिया को प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो दोस्तों आर्मेचर में क्या होता है, हम एक वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं कंपोसेटिंग वाइंडिंग। कंपोसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन को क्या करती है, कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी डीसी सप्लाई है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिया, हमारी यहाँ पर होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड, और यहाँ लगा है हमारा आर्मेचर, ठीक है, और इसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, कंपोसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका कंपोसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है, जो क्या होता है, जब हम मोटर में फील्ड वाइंडिंग और इसमें उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर और फील्ड सीरीज फील्ड में उत्पन्न हुआ जो चुंबक है, मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन एक ही हो जाती है, यानी चुंबकीय दिशा एक ही हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये लोड पे काम नहीं कर पाते। फिर इसीलिए हम क्या लगाते हैं, कंपोसेटिंग वाइंडिंग, जो उसकी करंट की डायरेक्शन क्या कर देता है, उससे अलग कर देता है। क्लियर है? तो ये काय में लगाते हैं, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में। मेगा ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज करा जाता है। मेगा ओम मीटर का यूज हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों आपको? अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एमसीबी में आर्क क्यूट क्या होता है? एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। ओवरलोड और किससे बचाती है? शॉर्ट सर्किट से बचाती है दोस्तों, ठीक है, या तो लोड बढ़ जाए या शॉर्ट सर्किट। एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो 6 एम्पियर से हमारा 63 एम्पियर तो होती है। एक्चुअली 6 एम्पियर मार्केट में मिलती है, पर आपको बुक में 5 एम्पियर ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम एमसीबी नहीं, एमसीसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी का यूज हम 6 एम्पियर से 63 एम्पियर तक यूज करते हैं। इसमें जो आर्क होता है, आर्क यानी चिंगारी, ठीक है, उससे क्या करते हैं, चिंगारी के दौरान बुझाने के लिए उसको बोलते हैं आर्क क्यूट। मैं आपको पढ़ूंगा जब शॉर्ट सर्किट पढ़ूंगा ये सारी चीजें। एमसीबी का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये बताता है हमारा क्या, ओवरलोड, और ये बताता है हमारा शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? ये सिंबल इस तरह से बताता है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगला होता है उद्योग वायरिंग में तार की लंबाई में यदि बढ़ा दे तो तार का साइज क्या होगा? उद्योग वायरिंग में तार का लंबाई बढ़ा दे, देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो भाई हम यदि लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो भाई उससे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा जितना करंट देना उतना देना नहीं पड़ेगा, हम देंगे जितना हम करंट दे पाएंगे उतना मिलेगा नहीं। तो हम यहाँ तार का साइज यानी एमएम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से सिंगल कोर शीट केबल को किस मानक में दर्शाते हैं? तो धात्विक शीट में दर्शाते हैं। इसमें तेल भरा जाता है, ये डक्ट के रूप में नलियों में क्या भरा जाता है, ऐसी केबल होती है, उस केबलों में क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है। क्लियर है दोस्तों? जो अच्छा इंसुलेशन के रूप में क्या करती है, काम करती है। भूमिगत केबल में इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैंने यही बताया आपको, आज ही पढ़ाया है। शॉर्ट सर्किट और लीकेज से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इंसुलेशन करते हैं। भूमिगत केबल में के लिए विद्युत रोधन केबल का चयन करते समय किन किन धातों पर ध्यान रखना चाहिए? उसको हमने देखना पड़ेगा, जो प्रतिबल है उसमें उच्च हो तथा बाह्य वातावरण में प्रतिरोध की क्षमता क्या हो, अच्छी हो, यानी भाई उसको प्रतिरोध, यानी भाई क्या करंट को बाहर जाने नहीं दे, आपको ये देखना है, ठीक है, और करंट को बाहर निकलने नहीं दे। 3 फेज इंजेक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर में हम 3 वाइंडिंग करते हैं, उसी में जो घूमता है वो कौन सा चुंबक बनता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्तों। यदि 3 फेज मोटर में दोषपूर्ण स्टेटर वाइंडिंग है तो क्या हो रहा है? तो भैया क्या करोगे आप, स्टेटर की हम क्या करेंगे, वाइंडिंग ही खराब हो गई तो वाइंडिंग को हम फिर ना वाइंडिंग कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, ये मैंने 100 क्वेश्चन आपको पूरे करवाए, यानी जितने भी टेक्निकल थे दोस्तों, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन कराए। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रोज 8 बजे
आपको पढ़ना है, जो मैं डेली क्लास डाल रहा हूं, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन बिजली विभाग के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको केवल पढ़ना है, सिलेक्शन लेना। दोस्तों आप भी आपको खुद को तैयार कर सकते हैं। आप में जो कमियां हैं वो आप ही पता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता आप में कितनी कमियां हैं, आप में क्या गलतियां हो रही है, उस पर काम करना है और सिलेक्शन लेना। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, इस बार मौका है, इसके बाद क्या पता कितने साल बाद मौका है। 3 साल है आपके पास, 3 साल में भर्ती होना है तो ले लीजिए, उसके बाद भगवान जाने 2017 के बाद 2025 हो गया ना, 8 साल। अब 8 साल में आपकी एज कहाँ हो जाएगी और आप क्या करोगे आप ही नहीं जानते। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, तैयारी करें, कंटिन्यू करें, कहीं से भी पढ़े। मेरे नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़े, आप दुनिया में कहीं भी यूट्यूब चैनल से पढ़े, आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।